हिंदी व्याकरण डाउट्स सॉल्यूशन सीरीज़ के डेली डोज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। मूल अकर्मक, मूल सकर्मक, व्युत्पन्न अकर्मक, व्युत्पन्न सकर्मक, एक कर्मक सकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक, द्विविध यानी कि अकर्मक और सकर्मक के रूप में किस प्रकार से धातुओं का प्रयोग किया जाता है, इन सभी के बारे में हम बड़ी बारीकी से आज समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न रखा था आप लोगों के लिए। यही प्रश्न, इसका जो उत्तर होगा व्युत्पन्न अकर्मक होगा। दिखना क्रिया जो है वो व्युत्पन्न अकर्मक का उदाहरण है और जो देखना सकर्मक क्रिया से बनी है। देखना सकर्मक, जो मूल सकर्मक क्रिया देखना है उससे बनी है दिखना, जो कि व्युत्पन्न अकर्मक है। व्याख्या देख लेते हैं। देखना क्रिया मूल रूप से सकर्मक क्रिया है, ये आप सभी जानते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो राजू रात में तारे देखता है। क्या देखता है? तारे देखता है। अपने साथ कर्म लिए हुए हैं, मूल रूप से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखना क्रिया से ही दिखना क्रिया बनी है जो कि व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कैसे? तो समझिए। देखिए, देखना क्रिया मूल सकर्मक है, वो अपने साथ तारे जो कर्म लिए हुए हैं। और दूसरे उदाहरण में तारे कर्म न रहकर वो क्या बन जाएंगे? अब व्याकरणिक कर्ता बन जाएंगे। इसलिए कर्म तो है ही नहीं इसमें, तारे दिखते हैं, इसमें कर्म है ही नहीं। और देखना क्रिया से दिखना बनी है, यानी मूल सकर्मक से व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया बनी है। ठीक है, बात आई समझ में? यानी कि देखना मूल सकर्मक से दिखना व्युत्पन्न अकर्मक के रूप में प्रयोग हुई है। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं मूल अकर्मक से व्युत्पन्न सकर्मक। पीछे हमने बात की थी मूल सकर्मक से व्युत्पन्न अकर्मक। इसमें हम बात करने वाले तीसरे और चौथे बिंदु में मूल अकर्मक से व्युत्पन्न सकर्मक। जैसे उगना क्रिया है, उगना क्रिया अपने आप में मूल रूप से अकर्मक क्रिया है। जैसे घास उगती हैं, ठीक है, सूरज उगता है। अब इसका हम प्रयोग करेंगे व्युत्पन्न के रूप में उगाना। उगाने के लिए कोई ना कोई कर्म की ज़रूरत पड़ेगी, कर्म तो चाहिए हमें उगाने के लिए। यानी रामू घास उगाता है। क्या उगाता है? घास उगाता है। और रामू पौधा उगाता है। किसकी ज़रूरत पड़ी? पौधे की ज़रूरत पड़ी। तो व्युत्पन्न सकर्मक क्रिया उगाना जो है ये अपने साथ कर्म लिए हुए होगी और उगना क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लेगी, सीधी सी बात है। ऐसे ही उड़ना से उड़ाना और रोना से रुलाना, इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार उम्मीद करता हूँ आपको मूल अकर्मक से व्युत्पन्न सकर्मक और मूल सकर्मक से व्युत्पन्न अकर्मक ये रूप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया की। एक कर्मक सकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से ही विदित है, क्रिया के साथ एक कर्म दिया हुआ होगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो अध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं, अध्यापक जी छात्रों को पढ़ाते हैं। इन दोनों उदाहरणों की यदि मैं बात करूं तो दोनों में ही एक एक कर्म दिया गया है क्रिया के साथ। पहले वाक्य में हिंदी कर्म के रूप में है और दूसरे वाक्य में छात्रों कर्म के रूप में है। यानी कि एक कर्म सजीव है और एक कर्म निर्जीव है। इसलिए ये दोनों जो उदाहरण हैं अलग अलग मैंने लिखे हैं। अध्यापक जी हिंदी पढ़ाते हैं, अध्यापक जी छात्रों को पढ़ाते हैं। दोनों ही एक कर्मक सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। बात करते हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया की। नाम से ही विदित है, क्रिया के साथ दो कर्म दिए हों और दोनों में से एक सजीव होगा, एक निर्जीव होगा। जो कर्म निर्जीव होगा वह मुख्य कर्म की भूमिका में होगा और जो कर्म सजीव होगा वो गौण या अप्रधान कर्म की भूमिका में होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में किसी भी प्रकार की कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। बात करते हैं आगे 7वें बिंदु की, द्विविध अर्थात अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार से प्रयोग। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा बिंदु है। यानी कि ऐसी धातुएं जिनका प्रयोग मूल रूप में प्रयोग के आधार पर दोनों रूपों में किया जाता है। दोनों रूप मतलब अकर्मक में भी और सकर्मक में भी।
प्रयोग के आधार पर। जैसे कुछ धातुएं हैं, भर हैं, घिस हैं, इनसे बनी अकर्मक और सकर्मक धातुएं, सकर्मक क्रियाएं। कैसे कि राजू घड़े में पानी भरता है, सकर्मक क्रिया है। क्या भरता है? पानी भरता है। पानी कर्म की भूमिका में है, इसलिए भरना क्रिया यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरे उदाहरण की बात करें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यहाँ पर कर्म नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि घड़ा जो है वो कर्म है, घड़ा कर्म नहीं है। घड़ा जो है वो व्याकरणिक कर्ता की भूमिका में है। किसकी भूमिका में है? व्याकरणिक कर्ता की भूमिका में है, न कि कर्म की भूमिका में। ओके, व्याकरणिक कर्ता की भूमिका में होने के कारण ये जो भरना क्रिया दूसरे उदाहरण में है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो हमने 7 बिंदुओं की बात की बड़ी बारीकी से। उम्मीद करता हूँ आपको 7 के 7 बिंदु अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, और चैनल पर यदि नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो प्रश्न है जो आप लोगों के लिए है, हरि ने रामू से गाय को पानी पिलवाया। यहाँ पर रामू पद के बारे में पूछा गया है। प्रेरक करता है या प्रेरित करता है, या मुख्य कर्म है, या फिर प्रेरक करता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका सही उत्तर है अगले वीडियो के शुरुआत में आपको दे दिया जाए। और अंत में आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य साथियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं अपने काम को और अच्छे से कर पाऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।